बंगाल में हत्या के पीछे की कहानी क्या है? पूरे दिन बंगाल में जो हत्या हुई है शुभेंदु अधिकारी के पीए की खबर उसी की चल रही है। बंगाल में एक और चुनावी हत्या हुई है। एक व्यक्ति सड़क से जा रहा था, उसके संबंध राजनेता से थे, कुछ लोगों ने उसे गोली मार दी। जितने सामान्य तरीके से मैंने बताया उतनी ही सामान्य खबर है। बंगाल में चुनावी हत्या होना कोई बड़ी खबर नहीं है। हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं भाई। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी खबर है, सरेआम गोली मार दी गई, हत्या हो गई, शुभेंदु अधिकारी का पीए मर गया। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि बंगाल में तो हर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद ऐसा होता ही है, कल्चर है, रीति रिवाज है। ये राजनीतिक हत्याएं बंगाल की राजनीति के चरित्र में है भाई। पहले चुनाव से पहले हत्या होती थी, इस बार चुनाव के बाद हो रही है, बस इतना ही फर्क है। और मैं क्यों कह रहा हूं ये खबर बहुत सामान्य है, इसकी वजह है आपको खबर के आखिर में बताऊंगा, इसलिए पूरी खबर ध्यान से देख लीजिए। बंगाल में चुनाव भी हो गया, नतीजे भी आ गए, सरकार भी बदल गई, लेकिन एक चीज है जो अभी तक नहीं बदली है, वो है बंगाल की चुनावी हिंसा का चरित्र। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में एक हत्या हुई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए चंद्रनाथ रथ की गाड़ी पर 6 राउंड फायरिंग की गई। इस फायरिंग में 4 गोलियां चंद्रनाथ को लगी और 2 गोली उनके सीने से आर पार हो गई, जिसकी वजह से चंद्रनाथ की मौत हो गई। यह घटना बुधवार रात लगभग 10:30 बजे की। चंद्रनाथ कोलकाता में अपना काम खत्म करके घर वापस लौट रहे थे। वो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे। उनके साथ गाड़ी में एक अन्य व्यक्ति भी था। तभी एक कार उनका पीछा करते हुए आई। इस सीसीटीवी वीडियो को देखिए। इसमें आपको जो सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी दिखाई दे रही है वो चंद्रनाथ की है और उनका पीछा करते हुए सिल्वर रंग की जो गाड़ी जा रही है वो अपराधियों की है। इसी गाड़ी ने आगे जाकर चंद्रनाथ की गाड़ी का रास्ता रोक दिया। फिर एक व्यक्ति बाइक पर आया और जहां चंद्रनाथ बैठे थे वहीं पर 6 राउंड फायरिंग की। चंद्रनाथ के ड्राइवर बुद्धदेव को भी गोली लगी है और वो भी अस्पताल में भर्ती। घटना के बाद हमलावरों ने अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़ दी और बाइक से फरार हो गए। इसका मतलब ये है कि पूरी प्लानिंग के साथ ये मर्डर किया गया है। चंद्रनाथ किस रास्ते से रोजाना जाते हैं, कहां जाकर रास्ता सुनसान हो जाता है, कहां उनकी गाड़ी को रोकना है और भागने का रास्ता कौन सा होगा, किस रास्ते पर सीसीटीवी नहीं लगे होंगे, इसकी पूरी जानकारी जुटाई गई और पूरी प्लानिंग के साथ इस मर्डर को अंजाम दिया गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने चंद्रनाथ और उनके ड्राइवर को बचाने की पूरी कोशिश की। 200 मीटर दूर दोनों को अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल आने से पहले ही चंद्रनाथ की मौत हो चुकी थी। इस घटना की खबर जैसे ही फैली तो बीजेपी के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। अस्पताल के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया। भारी फोर्स की तैनाती करनी पड़ी, लेकिन लोग शांत होने को तैयार नहीं थे। अस्पताल के बाहर मौजूद हर एक कार्यकर्ता और परिजन का यही कहना था कि हत्या चुनाव जीतने का बदला है। कुछ देर बाद शुभेंदु अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और इस बात को कहा कि बंगाल में पिछले 15 सालों से जंगल राज चल रहा है और अब चाहे कुछ भी हो जाए हम इस जंगल राज को खत्म करके रहेंगे। सुनिए शुभेंदु अधिकारी ने अस्पताल के बाहर क्या कहा। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान्ड मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। दिल्ली से हमारी गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संतोष जी से लेकर सब ने जानकारी लिया है। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू उनको मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। चंद्रनाथ हत्याकांड पर आधी रात को भी टीएमसी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। टीएमसी ने इस घटना की निंदा की और लिखा कि हम चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। और यह बात कहकर टीएमसी ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि आप चाहे सीबीआई से जांच करा लीजिए, लेकिन इस हत्याकांड में हमारा कोई हाथ नहीं है। टीएमसी ने यह बताया। देखिए, ये मर्डर ना तो किसी नेता का है, ना किसी वीआईपी का है और ना ही किसी सेलिब्रिटी का है, लेकिन इस मर्डर से पूरा बंगाल हिल गया। वो क्यों? इसकी 2 बड़ी वजह आपको समझाता हूं। इन 2 तस्वीरों को देखिए, समझ जाएंगे। चंद्रनाथ कोई साधारण आदमी नहीं थे, वो पहले से राजनीति से जुड़े हुए थे। चंद्रनाथ और उनका पूरा परिवार पहले टीएमसी में था, लेकिन जब शुभेंदु बीजेपी में आए तो चंद्रनाथ भी अपने परिवार के साथ बीजेपी में आ गए। इसका मतलब ये है कि चंद्रनाथ शुभेंदु के बेहद करीबियों में से एक थे और वो टीएमसी के लोगों को भी जानते थे और अब बीजेपी का हिस्सा भी थे।
वो राजनीति भले ही ना करते हों, लेकिन राजनीति से उनका जुड़ाव जरूर था। और ये हत्याकांड इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारा गया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? उस व्यक्ति के पीए को सरेआम मार दिया गया जिसने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव हराया है, और हो सकता है वो प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बन जाए। इसलिए इस घटना को लेकर सिर्फ बंगाल में ही नहीं, पूरे देश में राजनीति हो रही है। जिस अस्पताल में चंद्रनाथ को लाया गया था, उस अस्पताल के बाहर हमारे सहयोगी अमृत तिवारी भी मौजूद थे। आधी रात को अमृत तिवारी ने रात 12:30 बजे एक रिपोर्ट भेजी थी। ये रिपोर्ट देखिए आप पूरी घटना। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्ररथ की हत्या हो चुकी है। ये वही गाड़ी है जहां पे इसी तरफ देखिए ड्राइवर के बगल में चंद्ररथ पीए बैठे हुए थे। लगातार देखिए गोलियों के निशान दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 जो है गोलियां मारी गई हैं। बताया जा रहा था कि 4 गोलियां चली थी, जिसमें से 3 गोलियां सीधे लगी हैं। गाड़ी में उनके साथ शुभेंदु अधिकारी के एक सहायक भी थे। सहायक चोटिल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो जानकारी मिल रही है कि हमलावर पहले से हमले की फिराक में थे, गाड़ी का पीछा किया गया था। बाइक सवार हमलावर थे, वो गाड़ी के पीछा करते हुए आते हैं और फिर इस पे गोली चला देते हैं। उन्हें पता है कि जो शुभेंदु अधिकारी के पीए है रथ, वो वही जो ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठे हैं, इसलिए मोटरसाइकिल सीधे वहां ले जाते हैं और वहां से गोलियां दागते हैं। 4 गोलियां, 4 राउंड फायर करते हैं। उनके धब्बे हैं सीट के ऊपर। 3 गोली जो है बहुत नजदीक से उन्हें मारी जाती है और 3 गोली लगने के बाद उनकी मौत हो जाती है। घटना के बारे में तो आप समझ गए, लेकिन रात जैसे जैसे बीत रही थी, अस्पताल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। हजारों कार्यकर्ता और शुभेंदु समर्थक अस्पताल के बाहर रात भर नारेबाजी करते रहे। अमृत ने इन लोगों से भी बात की। वो क्या कह रहे थे उस समय आक्रोशित होकर, आपको ये भी सुना देता हूं, सुनिए। अभिषेक दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। चोर अभिषेक तुम्हारे चलाए दिख दिख दिख। इतने बड़े हाई प्रोफाइल व्यक्ति के पर्सनल असिस्टेंट जो हैं, उनकी हत्या हो जाती है। यहाँ पे लोगों का हुजूम जो है यहाँ उमड़ गए। हम दिखाना चाहेंगे, ये जो सड़क है यहाँ पे ये हुजूम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, हमने ऐसा देखा जो गाड़ी में छेद हुआ है, 4 गोली मारा है। तो हमारा जो शुभेंदु अधिकारी पीए है वो मर गया था। हम लोग इसके विरोधी है, हमें विचार चाहिए। ये पार्टी इतना काटता है, ये ममता बनर्जी इतना काटता है, ये हारने के बाद भी लोग को हमला करता है। तो किसको हमला किया? इसको पीए को हमला किया, ड्राइवर को हमला किया, जो साधारण नागरिक है। इसका हमला करने का जरूरत क्या है? किया है ये हत्या। वो लोग गोदी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो लोग पकड़ के रखना चाह रहे हैं, लेकिन आम आदमी, आम जनता उनको चाहता नहीं है। लेकिन वो लोग अभी खून खराबे में आ गया है। ममता जी के ऑर्डर पे ना जो खून करने की साजिश किया है, ये ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की साजिश है और रोथिन घोष को देके किया है। यहाँ पे जो लोग हैं उनमें आक्रोश है। ये पूरा का पूरा यहाँ इलाका 2 किलोमीटर तक पट पड़ा है और यहाँ पे लोगों का हुजूम जो है यह चारों तरफ दिखाई दे रहा है। घटना के 2 घंटे बाद फोरेंसिक और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। गाड़ी से सारे सबूत इकट्ठा किए गए। फोरेंसिक की टीम ने कार के शीशे से गोलियों के निशान, खाली बुलेट और खून के सैंपल लिए। इसके बाद सुबह सुबह सीआईडी की टीम उस जगह पहुंची जहां यह हत्याकांड हुआ था। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर डोलतला में यह घटना हुई थी। कहां हुई थी? डोलतला में। इसके अलावा जांच को तेज करने के लिए एसआईटी की टीम का भी गठन कर दिया गया है, जो मौके पर पहुंचकर आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि पता चल सके।
पुलिस को मौके से हत्यारों की गाड़ी भी मिली है और पुलिस की जांच में इस गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट फर्जी पाई गई है। पुलिस को इस हत्याकांड में एक और बड़ा सबूत मिला। हमलावरों ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था वो बाइक पुलिस ने बरामद कर ली है। कोलकाता एयरपोर्ट इलाके के गेट नंबर 2 के पास से ये बाइक मिली है। हमलावरों ने ये बाइक एयरपोर्ट के पास कूड़े के ढेर में फेंकी हुई थी। मोटरसाइकिल पर एक नकली नंबर प्लेट भी लगी थी। इतना ही नहीं, बाइक की पहचान छिपाने के लिए इंजन और चेचिस दोनों नंबरों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। ये तो प्री प्लान मर्डर है भाई। जब ये घटना हुई तब उस इलाके में कुछ लोग भी मौजूद थे। चश्मदीदों ने क्या देखा और जांच टीमों के अधिकारियों का क्या कहना है, चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं। सुनिए। वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में, मतलब ब्रेक लगा के खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया। एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। प्री प्लान था जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अचानक ऐसे गाड़ी तो कभी नहीं आता है सामने। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाद बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रहे हैं। फोरेंसिक जांच की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने किस हथियार का इस्तेमाल किया, इनके पास ये हथियार कहां से आया और हत्या में किस तरह के लोग शामिल हो सकते हैं, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, फोरेंसिक टीम के मुताबिक हत्या करने के लिए ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। यह ग्लॉक 47X पिस्टल कोई देसी पिस्तौल या कट्टा बंदूक नहीं है। यह पिस्टल ऑस्ट्रिया देश में बनती है। अमेरिका में भी इसकी प्रोडक्शन यूनिट है, यानी अमेरिका में भी यह पिस्टल बनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस पिस्टल की कीमत करीब 72,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत में आप लीगल तरीके से इस पिस्टल को खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि भारत में यह पिस्टल बनती ही नहीं है और ना बिकती है। इस पिस्टल का इस्तेमाल या तो स्पेशल फोर्स करती है, पैरामिलिट्री फोर्स करती है, एनएसजी करती है या फिर आर्मी करती है। इसका मतलब यह कि जिसने भी यह हत्या की है या कार्रवाई या करवाई है वो कोई साधारण आदमी नहीं है। और इस पिस्टल के बारे में मैंने आपको इतनी डिटेल में इसलिए ही बताया जिससे आप ये समझ सकें कि यह किसी सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है। इस पिस्टल का इस्तेमाल कोई आम अपराधी करता ही नहीं। कोई प्रोफेशनल शूटर ही इस पिस्टल को चला सकता है, जिसने आर्मी या स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग ली हो। फॉरेंसिक जांच में तो यह भी पता चला है कि बाइक सवार बदमाशों ने हेलमेट पहना हुआ था। चंद्रनाथ पूर्वी मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर इलाके के रहने वाले थे। उनका परिवार भी चांदीपुर की राजनीति में सक्रिय था। कल तक इस घर में शुभेंदु की जीत की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन अब उसी घर में मातम बस रहा है। चंद्रनाथ की उम्र ज्यादा नहीं थी और अभी उनकी शादी भी नहीं हुई, लेकिन एक पल में इस परिवार की सारी खुशियां खत्म हो गई। चंद्रनाथ की मां और उनके भाई का क्या कहना है आपको वो भी सुना देते हैं, सुनिए। আমি একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 तारीखेर পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না। कानून से ये रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने ये साजिश रचाया है और कोई भी बाद में इस जैसा साजिश नहीं रचे। परिवार भी इसी बात को कह रहा है कि हत्या का मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनावी बदला है। इस घटना में टीएमसी का हाथ है। चंद्रनाथ की मौत के बाद सुबह उनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के समय शुभेंदु अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और अस्पताल से निकलकर फिर से बात को दोहराया कि हत्या के जिम्मेदार ममता बनर्जी और टीएमसी है। वही टीएमसी की तरफ से सयानी घोष ने पूरे मामले को लेकर एक पोस्ट किया है।
सानी घोष का साफ साफ कहना है कि राजनीति और पार्टी को साइड करके इस हत्या को देखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होना गलत है, लेकिन बीजेपी टीएमसी नेताओं की सहानुभूति को मानने को तैयार ही नहीं। बीजेपी के हर बड़े नेता का यही कहना है कि हत्या की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ टीएमसी है और इस हत्या में घुसपैठिए भी शामिल हैं। दोनों पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता। टीएमसी और ममता बनर्जी अब समझ ले, जिनने ये कुकृत्य किया है हमारे कार्यकर्ता की हत्या करने का, कोई अपराधी बचेगा नहीं। मैं मान के चलता हूँ राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में जिस किसी दल के लोगों ने किया है उनकी मैं निंदा भी करता हूँ और उनको भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। इस तरह से जो भी अपराध हो रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई तो होगी ही और वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से विकास होगा। इसके पीछे जो भी साजिशकर्ता होंगे, इसके पीछे जो भी अपराधी होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, पूरी जांच होने के बाद उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। ओवरहियर कर रहे थे या जो हमको भी समझ में आ रहे कि भवानीपुर में हमारे सीएम ममता बनर्जी जो पराजित हुए हैं उन्हीं का आफ्टर इफेक्ट शायद हो रही है। अब कौन कर रहे हैं? बोले बांग्लादेश निकल गया है, जो लोग उधर से आया था। अब कौन आया था? ये सीसीटीवी कैमरा है, देखना है। पोस्टमार्टम के बाद चंद्रनाथ के पार्थिव शव को बारासात स्टेट हॉस्पिटल से चांदीपुर ले जाया गया। साथ में शुभेंदु अधिकारी का काफिला भी था। शाम 6 बजे चंद्रनाथ का शव चांदीपुर पहुंचा और नम आंखों के साथ परिवार ने चंद्रनाथ का अंतिम संस्कार किया। पूरा चांदीपुर का इलाका आज चंद्रनाथ के अंतिम दर्शन के लिए आया था। उनकी मां, उनके भाई रात भर से बेटे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बेटा जिंदा वापस नहीं आ पाया। चलिए, ये तो आज की खबर की बात, लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले कहा, बंगाल का राजनीतिक चरित्र ही ऐसा रहा है जहां हत्या, आगजनी, तोड़फोड़ बहुत सामान्य है। यकीन नहीं होता तो आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। देखिए, पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा चुनावी और राजनीतिक हिंसा अगर किसी राज्य में हुई है तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। ACLED और कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटर का डाटा के मुताबिक पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनाव तक में लोगों को मारा जाता है, मौत होती है। और यह मौत सिर्फ राजनीतिक हिंसा की वजह से हुई है। लगभग 300 से ज्यादा ऐसी घटनाएं 2018 के पंचायत चुनाव में बंगाल में 75 लोगों की जान गई थी। सोचिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में 12 लोग मारे गए थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में लगभग 58 लोगों की जान चली गई। 2023 के पंचायत चुनाव में 57 लोग इस राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 लोगों की जान गई थी और 2026 के चुनाव के बाद अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 10 सालों में पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक हिंसा की वारदात हुई है, उसमें से 60% केस पश्चिम बंगाल की, और यह हिंसा अभी खत्म नहीं हुई। देख रहे हैं आप, लगातार जान जा रही है। गुरुवार को भादुलता में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर चंद्रनाथ की हत्या का विरोध किया और हावड़ा के शिवपुर इलाके में भी बम ब्लास्ट की घटना सामने आई और इस घटना में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। रैपिड एक्शन फोर्स को रवाना कर दिया गया है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि हमारे लोकतंत्र में इस तरह की चुनावी हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन बंगाल को इसकी आदत लग चुकी है। अब ये बुरी आदत दूर कैसे होगी, ये जिम्मेदारों को तय करना होगा। नई सरकार के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। चलिए, आपको कोलकाता लिए चलता हूं, आपने अमृत तिवारी की रिपोर्ट देखी, और दिल्ली लिए चलता हूं जो कि राजनीति का केंद्र है। सबसे पहले कोलकाता जाऊंगा, अमृत तिवारी के पास। अमृत ने आधी रात रिपोर्ट की है, सब कुछ दिखाया है ताकि विस्तार न्यूज के दर्शक समझ पाए। अमृत, अभी क्या हलचल, अभी कहां हैं आप, और इस हत्याकांड के बाद बंगाल में किस तरह से सियासी हलचल है? अमृत। ज्ञानंद जी, आपको बता दूं कि हत्याकांड का जो दौर चला है पिछले 24 घंटे के भीतर की जो बात कर रहे हैं, और ख़ासतौर पे आपने जिस तरह से रथ की उनकी हत्या की बात की, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा रोष है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो बीजेपी का यहाँ का स्थानीय नेतृत्व है वो कई जगहों पे जाकर के लोगों को न्यूट्रल करने का काम किया, न्यूट्रलाइज करने का काम किया उनकी भावनाओं को, और कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। तो काफ़ी हद तक भाजपा के जो कैडर में रोष था वो जो अब उसको जो है कहीं ना कहीं उसको शांत करने की कोशिश की गई। सबने आह्वान किया। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के कार्यालय पे स्थित हूँ, चूँकि कल जो है एक बड़ी जो है यहाँ पे गतिविधि होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दलों की बैठक होने वाली है, अमित शाह भी बैठक करने वाले हैं और इसी के संदर्भ में चूँकि यहाँ मैं पहुँचा था कि जानकारी लेने के लिए कि कल क्या होने वाली है। और ये हम अपने दर्शकों को बता दें कि अमित शाह यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो यहाँ के न्यू टाउन स्थित नोवेटल होटल में रुकने वाले हैं और जैसे ही वहाँ न्यू टाउन होटल में पहुँचेंगे वहीं से बैठकों का दौर भी उनका शुरू हो जाएगा। पहली बैठक उनकी दोपहर के 12 बजे के करीब है और उसके बाद जो है विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में 4 बजे औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी कि सीएम कौन होगा और यहाँ से जो है राज्यपाल के पास लोग जाएंगे और अपना जो है दावा पेश करेंगे। तो ये जानकारी जो है कल की घटनाक्रम की है जो काफ़ी अहम है। पहली बार यहाँ पे कमल खिला है और पहली बार कमल के नेतृत्व में यहाँ पे जो है सरकार बनने जा रही है। तो इस बड़े घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे कार्यालय में यहाँ पे नीतियाँ भी तैयारियाँ भी हो रही हैं कि जब शपथ ग्रहण होगा तो किस तरह से तैयारियाँ की जाएंगी। और अभी से आपको बता देता हूँ ये एक अहम जानकारी कि न सिर्फ सीएम के चेहरे की बल्कि मंत्री कौन कौन बनेगा इसकी भी जो है लिस्ट फाइनल हो रही है, ये लगभग फाइनल हो चुकी है, मुहर लगने का इंतजार है, उसकी भी चर्चाएं जो है लोग करना यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो लोग जीते हैं जो कोलकाता के कार्यालय में मैं देख रहा हूँ बीजेपी कार्यालय में अभी रात के समय भी लोग बहुत खड़े हैं। थोड़ा अगल बगल आप दिखा दीजिए तो लगेगा ना कि आप कलकत्ता में। जी 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 बिल्कुल, मैं थोड़ा सा कैमरा पास जाऊँ थोड़ा दिखाइए। ये देखिए यहाँ पे जो ये इस ऑफिस के बाहर की सड़क है, यहाँ पे लोग जो है खड़े हैं और इसके अंदर भी जो है बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी जो है भीतर जो है खड़े हुए हैं। एक बार हम बात ही कर लेते हैं थोड़ा कि आप ये बताइए जिस तरह से आप लोग कल जो है यहाँ पे बैठकों का दौर शुरू होगा, यहाँ पे नेता चुना जाएगा, सीएम कौन बनेगा यह भी चुना जाएगा, आप लोग किसको देखते हैं? देखिए ये तो पार्टी का उच्च नेतृत्व का जो डिसीजन होगा वही हम लोगों का डिसीजन है। ये भी कह रहे हैं आप सर, क्या मान रहे हैं कि किसको जो है सीएम बनाया जाए? हमारे यहाँ बहुत ही चेहरे हैं, शुभेंदु दा हैं और दिलीप दा हैं, जो भी हैं। शुभेंदु दा भी आज सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हम लोग के बीच में है। संघर्ष पीए की हत्या कर दी गई, किस तरह का रोष है? चूंकि आह्वान हो रहा है कि भाई कोई हिंसक वारदात के अंजाम जो है बीजेपी की तरफ से न दिया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा रोष है कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से बहुत बड़ा रोष है। जिस प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में जीती है, इसको टीएमसी के लोग और जो उनके ठीक है दिल्ली से एक बार पता कर लेते हैं दिल्ली में क्या हलचल है। आज दिन भर जो शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई, अनमोल, और बंगाल में सरकार गठन, असम में सरकार गठन को लेकर क्या हलचल रही दिल्ली में? बिल्कुल, देखिए ज्ञानंद जी, सबसे पहले ये बता देता हूं कि जैसे ही कल देर रात यह खबर आई कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई है, वैसे ही दिल्ली में बड़े नेता एक्टिव हो गए। और आज देखिए जो बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं समित भट्टाचार्य, उनकी बातचीत नितिन नवीन से हुई। नितिन नवीन ने पूरी जानकारी ली है। इसके अलावा जो अमित शाह हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उनकी बातचीत शुभेंदु अधिकारी से खुद हुई और जिस तरीके से हत्या की गई थी उसकी पूरी जानकारी, पल पल की जानकारी बंगाल से दिल्ली को दी जा रही थी। बंगाल से ये बताया गया कि वहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है। इसके बाद दिल्ली से निर्देश गया बंगाल में कि कार्यकर्ताओं को समझाइए, अभी धैर्य रखें, पूरा हिसाब किया जाएगा। सरकार बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। मिलाकर ये है कि समझाइश और निर्देश और अनुशासन सभी तरफ से कोशिश ये है कि बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनमोल और अमृत।